तो आज की क्लास में थोड़ा सा कंसेप्ट और देखेंगे, एक दो चीज़ें और हैं। उसके बाद जो मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया था उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो कंसंट्रेशन, बायो मैग्नीफिकेशन, इन सब के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, क्या होता है। एक चीज़ है जो यहाँ रह गई थी कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो कंसंट्रेशन दोनों का मतलब सिर्फ एक ही आदमी से मतलब है कि किस तरह से उसके अंदर एंट्री हो रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, जब हम बायो एक्यूमुलेशन का बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक पॉल्यूटेंट जो है फूड चेन में इंटर कैसे हुआ। अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो ईटिंग भी हो सकती है, मतलब खाकर भी हो सकता है। लेकिन जब हम बायो कंसंट्रेशन करते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ ईटिंग इंक्लूड नहीं होता, लिखा इट डज नॉट इंक्लूड द डायरेक्ट ईटिंग ऑफ द कंटेमिनेटेड सब्सटेंस। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बायो एक्यूमुलेशन और बायो कंसंट्रेशन में डिफरेंस का, तो उन दोनों में डिफरेंस यही है आपके सामने कि बायो कंसंट्रेशन के अंदर डायरेक्ट ईटिंग नहीं होती, वेयर बायो एक्यूमुलेशन के अंदर डायरेक्ट ईटिंग होती है। फर्स्ट। दूसरा, हमने बहुत सारे सक्सेशन देखे थे, उसके अंदर कुछ और सक्सेशन है। देखिए, ये तो देख लिया था आपने, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। अब बात करेंगे जेरोसीर और हाइड्रोसीर। ठीक है, इनके बारे में क्या है। देखिए, इसका मतलब होता है ड्राई, इसका मतलब होता है वेट। मतलब अगर कोई सक्सेशन किसी ऐसे जगह पे हो रहा है जहाँ H2O की बहुत ज़्यादा कमी है, ड्राई एरिया, रेगिस्तान वगैरह है, तो उसको बोलेंगे जेरोसील। वेयर एज कोई सक्सेशन ऐसी जगह होता है जब पानी बहुत ज़्यादा है, तालाब में, पौंड में, लेक में, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। ठीक है। एक और चीज़, जब हमने सक्सेशन देखा था तो उसमें एक चीज़ थी कि जो बीच वाली जो कम्युनिटी होती है, ये पूरी, इनको बोलते हैं सीरियल कम्युनिटी, बीच में आती है, पायोनियर और क्लाइमैक्स के बीच में। इनके बारे में क्या पॉइंट है कि जो सीरियल कम्युनिटी होती है, इनको भी हम कई पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो हाइड्रोसील आपने देख लिया, वाटर वाला। जीरोसील आपने देख लिया, ड्राई एरिया वाला। इसके अलावा लिथोसील भी है, जो रॉक के ऊपर आती है। और जब भी कभी भी रॉक होगी तो याद रखिएगा, रॉक के ऊपर हमेशा जो स्टार्टिंग होगी, स्टार्ट, वो होगा लिचिन से। लिचिन सबसे पहले रॉक के ऊपर स्टार्ट करेगा, देन वहां से आगे सक्सेशन होगा। उसके बाद है जेमोसीर, जो सैंड के ऊपर है। हेलोसीर सेलिन बॉडी के ऊपर है। तो इस तरह के मतलब नाम अगर आ जाए कभी, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि इस तरह के नाम इन केस आपको कभी देखने को मिल जाए एग्जाम के अंदर कोई ऑप्शन में, तो घबराना मत। दो चार मतलब है, हाइड्रोसीर पानी, जेरोसीर ड्राई एरिया, लिथोसीर लॉक रॉक है, सेमोसीर इसका मतलब है सैंड, और हेलोसीर इसका मतलब है सेलिन बॉडी। देख लो, याद कर लो ये भी देखते हैं। एक है पॉन्ड इकोसिस्टम। और पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में एक्वेटिक के अंदर बात करेंगे, फिर भी क्योंकि यहाँ मैंने इंक्लूड कर रखा है तो एक दो चीजें देख लो बस, कि स्टार्टिंग पाइथोप्लैंक्टन से, डायटम जिसको बोलते हैं, देन क्रूस्टेशन, देन हियरिंग, उसके बाद मैक्रेल, देन शार्क। इस तरह से ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर थोड़ा सा दिमाग रख लेना, बस एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये सब क्या होते हैं, ये सब तो हम आगे देख ही लेंगे खैर। अब एक और चीज है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। अब इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में मैंने बात की थी, मैंने बताया लिंडमैन रूल बताया था, जिसमें बताया था कि 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। लेकिन इकोलॉजिकल एफिशिएंसी और लिंडमैन एफिशिएंसी सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, ये क्या बोलता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, रेफर द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर, कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक कितनी परसेंटेज ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब तो सिर्फ इतना सा होता है, इसको 10% मतलब नहीं है। ये 5 से लेकर 35% तक वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5 से 35, लिंडमैन भाई साहब ने बोला कि नहीं नहीं, 5 से 35 नहीं होता, 10 ही होता है। ठीक है, वेरी कितना करता, 5 से 35, 5 to 35। बट लिंडमैन के अकॉर्डिंग ये 5 to 35 नहीं, सिर्फ 10% था। लेकिन इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लिंडमैन रूल इज वैलिड, बट इन मैरीन इकोसिस्टम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज हायर। ध्यान रखिएगा, 20% का अराउंड होती है मैरीन के अंदर, पानी के अंदर, बिकॉज ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। दैट इज वाई कंज्यूमर डू नॉट मूव लॉन्गर डिस्टेंस फॉर देयर फूड intake. Therefore, in marine ecosystem, less energy used by the consumer to maintain their metabolic process. तो वही कहानी है इसके अंदर कि आपने देखा होगा कि हम कोई भी उठाए देखो मरीन बॉडी, उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। अगर मान चलो मगरमच्छ है, उसको खाने के लिए कोई 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाके अपना शिकार करना नहीं पड़ रहा है, वहीं आसपास मछली मिल जाती है, कुछ और भी। तो इस तरह से जुगाड़ हो जाता है उन लोगों का। बट यहाँ अगर लैंड में बात करें तो अगर एक कोई भी शेर ले लो या चीता ले लो, तो उसको काफी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है और बहुत आसानी से उसको मिलते भी नहीं, ये जो हमारा शिकार बहुत आसानी से मिलता भी नहीं।
तो ये भी रीजन है, यही मतलब मेन तो यही रीजन है जिसके हिसाब से ये पॉइंट लिखा गया यहाँ पे। तो अगर ऐसा कोई आ जाता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर 20% एफिशिएंसी होती है, उसको गलत मत कर देना। लिनमैन का जो रूल है वो टेरेस्ट्रियल बॉडी पर तो ठीक है, बट एक्वेटिक पे थोड़ा सा सही नहीं है, मतलब इस इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कंसेप्ट के हिसाब से वहाँ थोड़ा सा ज्यादा होता है लैंड के कंपैरिजन में। देन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। एक है की स्टोन स्पीसीज। अब देखिए की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, ये वो स्पीसीज होती है जो बहुत जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म का मतलब जो स्ट्रक्चर है मेंटेन करने के लिए कम्युनिटी का। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझाता हूँ। यहां से देखो, ये है बीज। बीज बहुत जरूरी है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह से टाइगर शार्क है, ये बहुत जरूरी है टर्टल और डोंग की पॉपुलेशन चेक करने के लिए। अब ऐसा होता क्यों है? अगर मान चलो एक टाइगर शार्क नहीं होगी, ये क्या करते हैं, ये जो टाइगर शार्क होती है ये टर्टल्स को डोगोंग को खा जाती है। तो अगर ये नहीं होगी, मान लो ओशन से एक बार इनको निकाल देता है, कंप्लीट हटा देते हैं, तो टर्टल्स को कोई खाने वाला होगा नहीं, टर्टल की तादाद बढ़ जाएगी और ये पूरे पूरे कोरल रीफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खराब कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से और देखो जो एलिगेटर्स होते हैं, ये भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज को डिस्ट्रॉय खा जाते हैं जिनकी अगर इनको नहीं रखा जाए तो ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बाद में वो चीज जो प्लांट्स के लिए, जो ओशन प्लांट है उनके लिए भी हानिकारक हो सकती है, मतलब डेंजरस हो सकती है। और मैं मोटा मोटा बोलूं कि अगर मैं शेर चीता इन सबको निकाल दूं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से, चलो बट तुम बाहर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो पूरी तरफ हार्बीवोर्स हो जाएंगे। मतलब उनको तो खाने वालों की बचा ही नहीं ना, उनकी तादाद तो बढ़ती रहेगी। तो अगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ, इसका मतलब ये है कि वो फिर जो प्लांट के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर इतने ज्यादा हार्बीवोर्स हो जाएंगे तो जो प्लांट की पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इसलिए कई बार लोग इस चीज को जस्टिफाई भी करते हैं कि जो लोग जैसे चिकन वगैरह खाते हैं या मटन खाते हैं, बट इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, जानवर की नहीं, तो वो भी बड़ा जरूरी है कि अगर सोचो अगर उन्होंने खाना बंद कर दिया, अभी पूरा वर्ल्ड को एक बार बोलते पूरा वर्ल्ड एक बार शाकाहारी हो गया, कोई नहीं खाएगा नॉन वेज, अब सोच के देखो क्या होगा इन मुर्गों का और क्या होगा इन बकरों का, बताइए आप। जगह जगह घूमते फिरते नजर आएंगे। तो मतलब एक बार अगर मैं थोड़ा सा धार्मिक भावनाओं से अलग निकल के थोड़ा सोच के देखो, प्रैक्टिकली अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से सोचूं तो ये जरूरी है, ठीक है। ये जरूरी है इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, ऐसा होना चाहिए कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये पूरा एक चक्कर ये अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत है इन्वायरमेंट के लिए। तो वो लिखा हुआ है, स्पीसीज दैट प्ले क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी एंड whose impact on the community is greater than that would be expected based on its relative abundancy and total biomass। ये पढ़ने की बहुत टेंशन, मतलब जो मैं सिंपल सी लाइन में समझा दी बहुत है, बहुत पूरी कहानी को बता देगा। The removal of keystone species from a habitat result a dramatic change in the habitat। वही बता दी मैंने आपको पूरी कहानी। इसमें जैसे कि ये प्रे प्रेडेटर रिलेशन है, तो प्रेडेटर अटैक द हार्बीवोरस स्पीसीज, प्रिवेंट द हार्बीवोरस एनिमल्स फ्रॉम डिप्लेक्टिंग द प्लांट स्पीसीज फ्रॉम द इकोसिस्टम। ये थोड़ा सा समझिएगा। तो ये है की स्टोन स्पीसीज। अभी बहुत सारी स्पीसीज और आएंगी। अब फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन का मतलब क्या है, जैसे कोरल रीफ होती है, कोरल रीफ आपने देखी नहीं है, एक्टिविटी इकोसिस्टम में दिखाऊंगा आपको, आप गूगल करके देख लेना। तो जो कोरल होती है, कोरल बहुत जरूरी है किसी का, मतलब कोरल क्यों होती है, कोरल के पास बहुत सारे एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना घर बना लेते हैं, कोरल वहीं रहते हैं बस आके, बढ़िया जगह, खाने पीने की चीजें मिलती रहती है एक दूसरे के। जैसे कोई अगर मान चलो कोई ऐसी चीज है जो कार्निवोरस है, मतलब जो हार्बीवोरस को खाता होगा, वो ऐसी मान लेता, अज्यूम कर लेता, तो वो भी दोनों काम वहां हो जाता है आराम से। छोटे छोटे प्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो कोरल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, फाउंडेशन स्पीसीज का। तो फाउंडेशन स्पीसीज का मतलब है घर बनना, कि घर कौन बना के देगा आपको, तो कोरल हो गया। सिमिलरली अर्थवॉर्म्स भी हो गया। अब अर्थवॉर्म्स एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है डिकम्पोजिशन के थ्रू कि वहां पे और ऑर्गेनिज्म आते हैं और रहना स्टार्ट कर देते हैं। अगर अर्थवॉर्म को मैं पिक्चर से निकाल दूं, डिकम्पोजर को पिक्चर से निकाल दूं, तो जो सॉइल है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन उतनी ही तादाद में मौजूद होंगे नहीं, ऑर्गेनिज्म वहां फिर अवेलेबल होंगे नहीं। तो इस तरह से ये जो दो स्पीसीज है, ये फाउंडेशन स्पीसीज का काम करती है। तीसरा आती है अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला का मतलब है बहुत बड़ी, मतलब जिनके नीचे पूरे एक चेन बन जाती है, वो है टाइगर। इसी तरह का जो टाइगर मान लीजिए, लॉयन मान लीजिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जैसे मान लीजिए किसी जानवर को मारते हैं तो इनका इफेक्ट पूरे चेन पूरे नीचे तक होता है, पूरे सिस्टम पे होता है अंदर तक। तो ऐसे ही जो बहुत बड़ी बड़ी स्पीसीज होती है, जैसे और भी अगर हम इसमें अज्यूम करना चाहोगे तो आप टाइगर ले लीजिए, मगरमच्छ ले लो, लॉयन लॉयन ले सकते हैं, इस तरह के जो खास करके प्रेडेटर होते हैं उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। देन इंडिकेटर स्पीसीज कौन सी है, अगर कोई पॉल्यूशन हो रहा है और उससे कोई स्पीसीज खत्म होती जा रही है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है, थोड़ा बहुत ही पॉल्यूशन हो गया, तो उसको बोलते हैं इंडिकेटर स्पीसीज, और उसमें है एल्गी। अब एल्गी एक ऐसी चीज है कि अगर आपने न्यूट्रिशन, जैसे मान चलो खास करके फॉस्फोरस और नाइट्रोजन,
अगर ये दोनों मैं अपनी इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो जाके मैं पानी में छोड़ दूँ, नाली के थ्रू पानी में पहुंच रहा है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन की तादाद ज्यादा होने की वजह से ये एल्गी बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ना स्टार्ट, एल्गी ब्लूम बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाती है। तो उस समय समझ आ जाए अगर एल्गी ब्लूम हो रहा है इसका मतलब कि भाई साहब पानी के अंदर जो है इस समय कहीं ना कहीं से पॉल्यूशन आ रहा है। तो बहुत अच्छा एक इंडिकेटर होता है वाटर के अंदर पॉल्यूशन चेक करने का। सिमिलरली फ्रॉक्स होते हैं, क्या बोलते हैं, मेढक, लेचिन वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी इंडिकेटर स्पीसीज। तो आइए जल्दी देख लेते हैं सबके अंदर क्या डिफरेंस था। कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन का मतलब क्या था, जो स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी स्पीसीज होती है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया ना कि अगर आपका शेर नहीं होगा तो हार्बीवोरस बढ़ जाएंगे, बकरियां वगैरह, और फिर वो पेड़ पौधों को खा जाएंगे, सारे पेड़ पौधे खत्म, प्लांट खत्म कर देंगे। फाउंडेशन स्पीसीज, जो घर बनाते हैं, घर बनाने जैसे कोरल रीफ, अर्थवॉर्म्स, अम्ब्रेला, बड़े बड़े जानवर, ठीक है। इंडिकेटर स्पीसीज, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये हमने देख लिया था पहले। इसके अलावा कुछ और जो मैंने कल आपको जो टेस्ट पेपर दिया था उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, जो बहुत मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल में इन्वायरमेंट से जुड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स में इन्वायरमेंट से जुड़ा कुछ है। दोनों के अंदर इन्वायरमेंट से जुड़ा कुछ भी नहीं है। अभी आपने शायद पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी, तो पढ़ोगे पता चल जाएगा। इसके जस्ट बाद इन्वायरमेंट खत्म होती है, पॉलिटी स्टार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों में तो नहीं है, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा, बट मैं बोला नहीं है, बाद में पढ़ोगे पॉलिटी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आर्टिकल 51 ए जी, उसके अंदर मेंशन है, एक ही आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, 51 ए उसी के अंदर होता है, उसी के अंदर बहुत सारे सेक्शन है। तो 51 एक क्लॉज, मतलब डिफरेंट क्लॉज है। तो क्लॉज जी के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेशनल, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचर इन्वायरमेंट एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर। तो यहाँ से ये इन्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिकली मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। दूसरा डीपीएसपी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 48 ए, इसमें क्या बोला हुआ है, द स्टेट शैल endeavor टू प्रोटेक्ट एंड improve द environment एंड टू safeguard द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो देख सकते हैं आप कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी और डीपीएसपी दोनों के अंदर ही इन्वायरमेंट से जुड़े हुए आर्टिकल्स मौजूद है, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब ये दूसरे पॉइंट पाते हैं। इन एन इकोसिस्टम, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस के लिए मैंने जो भी, मुझे आपके जो पीडीएफ में से जो भी अच्छे क्वेश्चन थे जिनके लिए जो मुझे लगा कि उनके लिए अलग से कंसेप्ट होना जरूरी है, तो वो सारे मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए। इन एन इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिकल लेवल रिसीव एनर्जी फ्रॉम मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल। ये क्या मतलब है इसका, जैसे मान चलो हम इस तरह से एक पिरामिड बना रहे हैं, समझिए, यहाँ डिफरेंट बेसिस है। अब लास्ट में मैंने यहाँ इंसान रखा हुआ है। अब ये इंसान एक ऐसी चीज है जो यहाँ बकरी को भी खा जाएगा। चलो सबसे छोटा पहले प्लांट रखते हैं, फिर प्लांट के ऊपर रख लेते हैं बकरिया, छोटा बकरिया या भेड़ वगैरह कुछ वगैरह। इनके ऊपर हम लोग रख लेते हैं शेर को, और सबसे बड़ा इंसान। तो इंसान ऐसा है जो शेर को भी खा सकता है, बकरी को खा जाएगा, प्लांट भी है, तीनों चीजों को खा जाएंगे हम। तो हम जो एनर्जी है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिकल लेवल से ले सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि कोई हायर ट्रॉपिकल लेवल है तो उसको एनर्जी सिर्फ एक ही लेवल से मिलेगी। नो, एक से ज्यादा लेवल से भी एनर्जी वो ले सकता है। तो इस तरह का एक पॉइंट होगा आपके टेस्ट पेपर के अंदर। इन एन इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिकल लेवल रिसीव एनर्जी फ्रॉम मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल। एग्जाम ह्यूमन एक्ट एज ए प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन ईट प्लांट, ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन ईट हार्बीवोर्स। अगर मैं सिर्फ इतना सी चेंज बनाऊं कि ये आपका पेड़ है जो कि आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसके बाद यहाँ मान लीजिए कोई आ जाता है बकरी वगैरह, ये प्राइमरी कंज्यूमर। अगर इंसान खुद आ गया, इंसान खुद बन गया प्राइमरी कंज्यूमर। इसके ऊपर अगर इंसान वापस से आ रहा है, मतलब बकरी के ऊपर इंसान वापस से आ रहा है, तो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और भी आप इसको चेन को बढ़ा सकते हैं। एक है अर्थ ओवरशूट डे। तो अर्थ ओवरशूट डे का मतलब क्या होता है, ये वो दिन होता है जिस दिन यही बताते हैं हमने जो अर्थ के रिसोर्सेज थे वो उनको ज्यादा, जितनी उनकी कैपेसिटी उससे ज्यादा खा ली है। बेसिकली से मतलब है इट इज एन इलिस्ट्रेटिव डेट ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच द कंजम्पशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज फॉर द ईयर एक्सीड अर्थ कैपेसिटी टू रीजनरेट। जितना वो पैदा कर सकता है उससे ज्यादा हम लोग खा गए। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर कोई मान चाहे कोई लेक है, अज्यूम करिए, लेक में हर साल पानी आता है, ठीक है, और पानी जाने के बाद वो वापस भी लाते हैं, लेकिन हमें अपनी जरूरतों के लिए पूरी पूरी लेक ही हमने सेट कर दी, और जो पानी उसमें आया उस आने के बाद उस लेक की जो कैपेसिटी 5 से 10% रही, तो ये इसको बोलते हैं ओवरशूट। इसी तरह से आप प्लांट के ऊपर भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसा हर साल मनाया जाता है, कोई फिक्स डे नहीं है, डिपेंड करता था, हर बार चेंज होता है। जैसे आपने आपके जो क्वेश्चन था उसमें 2017 के अंदर अगस्त 5 को दिखाया हो गया, बट मैं यहाँ रिसेंट की बात करिए, 2020 के अंदर अर्थ ओवरशूट जो थे उसको 22 अगस्त को सेलिब्रेट हुआ था। करंट अफेयर्स किया है, ठीक है।
और इसी को दूसरा पहले बोलते थे इकोलॉजिकल डेब्ट, ठीक है, इकोलॉजिकल डेब्ट, ये पुराना नाम है इसका। तो ये होगा अर्थ ओवरशूट के बारे में। देन फॉरेस्ट परसेंटेज कितनी चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए? 33%, मतलब टोटल एरिया का अगर 33% फॉरेस्ट है तो फिर इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। नेक्स्ट, डिकम्पोजिटर जो है इसका एक दूसरा नाम भी है, नेचर क्लीनर, जो साफ करता है, जो मरी मुरी चीजें आती है, जो मर जाते इंसान पड़ जाते हैं उनको खा पी के निपटा देता है। एक आता है बायोटिक सक्सेशन, तो ये जो सक्सेशन था ना, इसी को बोलता है बायोटिक। इसको कंफ्यूज मत हो जाना, जो सक्सेशन हमने पढ़ा है कि पाइनर स्पीसीज आती है, फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज आती है, फिर क्लाइमेक्स, इसी को बोलते हैं बायोटिक सक्सेशन। सक्सेशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी बदल गई ना, पहले कुछ और कम्युनिटी, फिर बाद में कुछ और कम्युनिटी आई, फिर बाद में कुछ और कम्युनिटी आई। नेक्स्ट, प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन मेनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, मतलब ये क्योंकि सारे क्वेश्चन बना रखे हैं आगे, आपने देखा क्वेश्चन के अंदर सारे पॉइंट थे। तो प्लांट जो है अपने अंदर जो नाइट्रोजन लेते हैं वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं, ना कि नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स भी लेते हैं, अमोनियम आयन भी लेते हैं, बट मैक्सिमम जो प्लांट्स है वो नाइट्रेट्स को फर्स्ट चॉइस रखते हैं, उसके बाद नाइट्राइट्स और नाइट्रोट्स आते हैं। तो ये थोड़ा देना कि सबसे पहले ए, और याद कर सके अमित शाह, मैंने ए इससे बताया ना, याद है कुछ? बैक्टीरिया, लाइटोसोमस, हाँ, तो ए एस, तो चॉइस यही रहेगी अमित शाह वाली। नेक्स्ट, प्राइमरी सक्सेशन अगर किसी रॉक पे स्टार्ट होना तो स्टार्ट किससे होगा? लिचिन से, ये मैंने बता दिया ऊपर। उसके बाद लिचिन आएगा, लिचिन के बाद धीरे धीरे कम्युनिटी इंक्रीज हो जाएगी और फाइनली वहां पे पूरी एक अच्छी खासी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होती है वो काफी ज्यादा होते हैं। मैंने बता दिया कोरल रीफ एक तरह से घर हो जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, सब कुछ, मतलब एक पूरा जंगल जैसा होता है ना, उस तरह कंप्लीट वहां पे पूरा एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है। एक और, जब ओशियंस की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, पहले बात हो चुकी है। तो जो प्रोडक्टिविटी होती है ओशन की, और वैसे हम दोबारा बात करेंगे इसको एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, अभी टेरेस्ट्रियल पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल के बाद जब एक्वेटिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी दोबारा आएगी, क्योंकि वहां फिर हम ओशन वगैरह सारा कुछ पढ़ लेंगे तो फिर आराम से कंपेयर भी कर सकते हैं। अभी से इतना ध्यान होगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से कि ओशन, भले ही ओशन का जो एरिया है वो लैंड के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी लैंड की सबसे ज्यादा होती है। रीजन यही है कि लैंड पे जो ऑर्गेनिज्म है, खास करके जो जंगल वगैरह है, कंपेयर टू दी ओशंस, उनकी प्रोडक्टिविटी उससे बेहतर होती है, और टोटल लिखी भी है वैल्यू कितनी होती है। देन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? इंसान की जो, हमारा जो डिमांड है नेचर के ऊपर, हम कितना उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। मेथड promoted by the ecological footprint network to measure human demand on natural capital, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ नेचर इट टेक्स टू सपोर्ट पीपल और इकोनॉमी, मतलब हम नेचर से कितना ले रहे हैं, वो किसी भी रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो पानी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है, किसी भी रिस्पेक्ट में हो, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और ये जब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली इकोलॉजी के जो फॉरेस्ट होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और उससे फिर उनका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा ही एक्स्ट्रा चीजों का। खैर, ये सारे पॉइंट हो गए, इनके बाद अब क्वेश्चंस पाते हैं। यूपीएससी का ये कुछ 4 से 5 क्वेश्चन है, तो एक एक करके क्वेश्चन बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन देना, विद रेफरेंस टू फूड चेन। देखिए इसमें ये आपको डिकम्पोजर बताना है, तो आप जानते हो फंगी बैक्टीरिया दोनों डिकम्पोजर है, वायरस नहीं होते। यहाँ पे डायटम क्यूटेशन हीरिंग, ये तो सिर्फ फिक्स ऑर्डर था। इस क्वेश्चन पाते हैं, विद रेफरेंस टू फूड चेन, इसमें क्या होगा? ए फूड चेन इलिस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड। हाँ सही बात है, फूड चेन का मतलब है एक दूसरे कैसे खा रहे हैं। नहीं नहीं, गलत बात है। ए फूड चेन इलिस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गन फीड अपॉन ईच अदर। ये सही है गलत है पहला पॉइंट? अच्छा, मैं शायद यहाँ उल्टा बोल गया क्या? मे बी शायद, अकॉर्डिंग टू अनुष्का ये मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। 2020 में ये 5 अगस्त था, और 2017 में था वो शायद। ये प्लीज एक बार चेक करना जल्दी से गूगल पे, ये मैं शायद उल्टा बोल दिया, बताइए प्लीज। हाँ तो 22 अगस्त थी ना, 5 ये सेम है, 2020 में 22 अगस्त को था। कहाँ पे आ गया? हाँ यहाँ पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं हम, कि फूड चेन इलिस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। मेरे को ठीक लग रहा है ना, पहले तो ठीक ही लग रहा है। दूसरा है, ए फूड चेन आर फाउंड विद इन ए पॉपुलेशन। नो, विद इन ए पॉपुलेशन कैसे हो सकती है? इंसान इंसान को थोड़ी खा रहा है, तो ये तो गलत है। ए फूड चेन इलिस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। नंबर कहाँ से बताता है? नंबर के लिए तो पिरामिड ऑफ नंबर बना हुआ है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, खाली ए ओनली। नेक्स्ट, what would happen if phytoplankton of the ocean is completely destroyed for some reason, मतलब किसी वजह से phytoplankton चले जाते हैं, खत्म होता है, प्लांट खत्म हो गए, ओशन के प्लांट चले गए, तो इससे क्या होगा? द ओशन एज ए कार्बन सिंक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाइथोप्लैंक्टन क्या होता है, कार्बन को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, तो एज अ कार्बन सिंक
बुरी तरह से इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। द फूड चेन ओशन वुड भी, बिल्कुल सही बात है, फूड चेन इफेक्ट, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन नहीं तो जू प्लैंक्टन क्या खाएंगे, तो जू प्लैंक्टन भी मर जाएंगे धीरे धीरे टाइम के साथ। ठीक है, हालांकि अपने को खुद दूसरा जुगाड़ ढूंढेंगे तब तक वो, बट हाँ उनकी पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। तो ये बात पॉइंट तो ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक था। अब आते हैं द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर। डेंसिटी कैसे चेंज, हम फाइटोप्लैंक्टन को निकाल के तो बाहर थोड़ी फेंक रहे हैं ओशन से, फाइटोप्लैंक्टन तो ओशन के अंदर ही है, मर जाएंगे तो रहेंगे तो ओशन में, तो डेंसिटी थोड़ी बदल जाएगी एकदम से। तो जो ना ड्रास्टिक डिक्रीज, ये पॉइंट गलत है। हाँ टाइम के साथ हो सकता है चेंज हो जाए, बट एकदम से चेंज नहीं होगा, तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि हम फाइटोप्लैंक्टन को ओशन से निकाल के बाहर नहीं फेंक रहे हैं। तो ये खाली 2 पॉइंट, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे ए। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो यूपीएससी से जुड़े हुए हैं इस चैप्टर के जो। ठीक है, बताइए पांचों में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट, ये आगे बढ़े। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो। ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज ए ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, तो क्या होगा इससे, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट, ठीक बात है, बटरफ्लाई पॉलिनेशन का काम करते हैं तो इफेक्ट होगा, ये पॉइंट तो ठीक है। देयर कुड बी ड्रास्टिक, जब भी ड्रास्टिक आता है तो सोचा करो एक बार कि ड्रास्टिक मतलब एकदम से ड्रास्टिक, ये कंफ्यूजन मतलब ये ट्रिक पकड़ लो यहाँ पे, यहाँ पे भी ड्रास्टिक बोला, यहाँ भी ड्रास्टिक बोला, इसका मतलब ड्रास्टिक तो नहीं होता इतनी आसानी से, भले क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई अगर चीज जाती है तो उसके कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट मौजूद है। तो मेरे हिसाब से ड्रास्टिक आते ही समझ गए ये पॉइंट तो गलत होने वाला। फिर भी देखा देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। फंगल इन्फेक्शन को बटरफ्लाई से के जो पोलिनेशन से लिंक करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इतना आसान है, क्योंकि उनको आप जब फंगल इन्फेक्शन देखोगे तो फंगल इन्फेक्शन के रीजन दूसरे होते हैं। ठीक है, जो प्लांट के अंदर डिजीज वगैरह होती है उसका बटरफ्लाई से ऐसे कुछ खास रिलेशन आपको मिलेगा। और फिर भी इसने, चलो फिर भी हम सोच लेते चलो कुछ हो भी जाता, इसने ड्रास्टिक वर्ड देकर यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। आप बोलो से इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछता नहीं कि वो भी जानता है कि बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो अपने एग्जाम जो दे रहा है उसको इतना ज्यादा डिटेल नहीं, हम ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ के आते हैं, तो बस वो आपको घुमाता है और एग्जाम के इस ऑप्शन जो होता है उसी के अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट देता है जहां से आप समझ जाओ कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ड्रास्टिक जिसको नहीं भी पता होता, ड्रास्टिक देख के समझ जाना चाहिए कि ड्रास्टिक चेंज एकदम से नहीं होता किसी चीज से। नेक्स्ट, इट कुड लेड टू ए फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वेस्ट स्पाइडर एंड बर्ड। हाँ हो सकता है, क्योंकि जो कंप्लीटली इनके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकती है थोड़ी बहुत। ड्रास्टिक लिखा होता तो फिर इसको गलत कर देते, बट हाँ इट कुड लेट फॉल इन दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन थोड़ी सी बहुत तुम इफेक्ट होगी, जो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट थे, बटरफ्लाई के ऊपर, क्योंकि उनको एकदम से खाना ढूंढने में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ अगर इसको हटा दे तो 1 and 3 सी ऑप्शन, 5 का सी। ठीक है, डन। अभी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे इसमें, जो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं बता दूंगा। देखिए ये सारे तो आसान होंगे, सारे तो आपने देख लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आता हूँ टेस्ट पेपर पे ना, इनमें सारे मैंने लिख भी दिया इन सबके बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है। टेस्ट पेपर पाता हूँ सीधा, जो टेस्ट पेपर मैंने दिया था, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी ना, आराम से, टेंशन लो, पूरी पीडीएफ। जैसे यूपीएससी कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इंपैक्ट ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को अगर आप इस्तेमाल करोगे बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर लीच होगा, पानी के थ्रू सॉइल्स में जाएगा, सॉइल के थ्रू हो सकता है ओशन बॉडी में पहुंच जाए, तो ये तो लीचिंग तो कंफर्म है। तो ये जो पॉइंट है ना कि इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, ये तो हो जाएगी, क्योंकि जब नाइट्रोजन सॉइल में पहुंचेगा तो एसिडिटी तो बढ़ा देगा, ये बात तो ठीक है। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट, ये भी ठीक है, लीचिंग भी होगी, ग्राउंड वाटर पहुंच जाएगा सॉइल के थ्रू, पानी, बारिश होगी ना, बारिश उस क्या होगी, उस जो जमीन के अंदर जो नाइट्रेट होगा उसको, या नाइट्राइट्स होगा उसको बहा के कहाँ ले जाएगी, पानी तक, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बट ये प्रोलिफरेशन ये गलत है। प्रोलिफरेशन मतलब है कि रैपिडली जो वहां पे ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ना स्टार्ट हो, लिखा भी मैंने इसके बारे में। प्रोलिफरेशन का मतलब है रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पार्ट और द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ समथिंग, इसका मतलब भी होता है। तो ये जो पॉइंट है ना एकदम से रैपिडली बढ़ जाएगा ऑर्गेनिज्म, तो ये गलत है। रीजन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे नहीं। अगर आप एसिडिटी इंक्रीज कर रहे हो तो ये चीजें बढ़ेगी नहीं, ये चीजें, और इसको और समझेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये नाइट्रोजन और ये फास्फोरस जब इंक्रीज कर देते हैं तो उसके बाद ये कम कैसे होता है, ये आपको थोड़ा समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो उसके बाद ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर होगा कि क्यों इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, डिक्रीज होगी। अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि अगर ऐसा कुछ होगा तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे नहीं और कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो एनवायरनमेंट में ऐड कर रहा है, अर्थ में ऐड कर रहा है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहा है। फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस तो कैप्चर करता है, हटाता है एनवायरनमेंट से। रेस्पिरेशन सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ऑर्गेनिक मैटर जो डिके होते हैं तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। वोल्केनिक एक्शन से सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ सही बात है। तो 1 2 3 ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो फर्स्ट के अलावा इसी ऑप्शन। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बता दिया, फ्री एनर्जी को कन्वर्ट करता पोटेंशियल, जो एटमॉस्फेयर में फ्री एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर दिया प्लांट की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर पी। ठीक है, उसके बाद ये 6 क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ये तो ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, ये सब मैंने सॉल्यूशन लिखे हुए उनके। टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या कम, हाँ, तो यहाँ काम का ये जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मैंने, एक तो ये रहा, तो ये मैंने बताई दिया इसमें डीपीएसपी फंडामेंटल, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी इन दोनों के अंदर ही इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, प्रीएम्बल फंडामेंटल के अंदर नहीं है। जो ये गोले कर रखे हैं ये अभी नहीं करने, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ने के बाद दोबारा आएंगे हम इसी पेपर के ऊपर, दोबारा करेंगे इसको। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिकल लेवल रिसीव एनर्जी फ्रॉम मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल। सही बात है, इंसान का एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, ठीक है। देन एनर्जी टेंड्स टू डिक्रीज एट हायर ट्रॉपिकल लेवल, एनर्जी टेंड्स टू डिक्रीज एट हायर ट्रॉपिक, एनर्जी टेंड्स टू डिक्रीज एट हायर, सही बात है, 10% एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। एनर्जी टेंड्स टू डिक्रीज एट हायर ट्रॉपिकल लेवल, जो भी एनर्जी 100%, क्योंकि आगे तक सिर्फ 10% ही पहुंचा, उसके आगे उसका 10% ही पहुंचा है, तो सी। उसके बाद 12 अर्थ ओवरशूट के बारे में पढ़ लिया हमने। देन ये क्वेश्चन समझिए ध्यान से, ऐसे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर के अंदर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीच। नीच में क्या था, नीच का मतलब है सर कि उसका हैबिटेट और उसका जो फंक्शन है, दोनों चीज हम इंक्लूड करते हैं। तो ये इक्वली नीड इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल फिजिकल केमिकल फैक्टर दैट ए स्पीशीज नीड टू सर्वाइव एंड स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फंक्शन प्लस उसका जो रहने के लिए जो भी चीज जरूरी है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म के पास अपना नीच ही मौजूद नहीं होगा तो फिर वो बचेगा कैसे। अब आता है दूसरे क्वेश्चन पे, टू स्पीशीज मे और मे नॉट हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीच। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अगर मैं इसके सॉल्यूशन में जाऊं क्वेश्चन नंबर 13 के, आपको अभी ये बता दूं क्यों मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोला था, तो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या लिखा हुआ है, सी। और इसी तरह का आगे एक क्वेश्चन और है, आई थिंक मैंने अगर अंडरलाइन किया हो तो शायद, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं, एक क्वेश्चन और है 57। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीच। इट इज द फंक्शन रोल प्लेड बाय द स्पीसीज, ठीक बात है। टू स्पीसीज कैन हैव आइडेंटिकल नीच, ये आ गया। अगेन इसके अगर ऑप्शन पे जाओगे 57 के पे, तो 57 का ऑप्शन आएगा आपको ए, 13 का सी था, इसका ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वन ओनली, इसका मतलब ये वाला गलत है। लेकिन हमने पढ़ा है कि 2 स्पीसीज का आइडेंटिकल नीच हो सकता है, बट यहां तो गलत दे रहे हैं, फिर एग्जाम में क्या करना है। अब ध्यान करो, मैंने आपको कभी भी नहीं बोला हो सकता है। मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था उसमें क्या लिखा था कि अगर 2 स्पीसीज का आइडेंटिकल नीच हुआ तो क्या होगा। अगर हुआ तो कंपटीशन होगा या रिसोर्स पार्टनरशिप हो जाएगी और उनका जो आइडेंटिकल नीच अलग अलग हो जाएगा। सेम नहीं होगा, अगर सेम होगा तो कंपटीशन हो जाएगा। तो हमसे कोई इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आ जाता है क्या नीच आइडेंटिकल हो सकता है, हमारा जवाब होगा नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर हुआ तो फिर, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया था कि अगर 2 स्पीसीज ऑफ आइडेंटिकल नीच, एक सेकंड, नीच के ऊपर, तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन में ये देता है कि इफ 2 स्पीसीज हैव आइडेंटिकल नीच देन ए पार्टनरशिप की कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन की वजह से जो जो डोमिनेटिंग स्पीसीज वो जीत जाएगी और जो लो डोमिनेटिंग वो हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन देते हैं रिसोर्स पार्टनरशिप हो जाएगी, और ये करके हम ऑप्शन, हम तो हाँ, तो हम बोलेंगे दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली क्वेश्चन अगर ये बोलता है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या 2 स्पीसीज का आइडेंटिकल नीच हो सकता है, हमारा जवाब होगा नहीं हो सकता। हमारा क्या जवाब होगा, नहीं हो सकता। यहाँ पे ये चीज गलत है, नहीं होगी। ठीक है, कि 2 स्पीसीज का कभी भी आइडेंटिकल नीच नहीं होता, अगर होता है तो क्या होता है वो आपको मैंने बता रखा है। तो आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना दिमाग के अंदर कि हैबिटेट जो है, हैबिटेट वो ओवरलैप कर सकता है, बट कभी भी नीच ओवरलैप नहीं करता। नीच सबका अलग अलग होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। हाँ, तो 13 क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। तो इसमें क्या बोला हुआ है, सेकंड वाला, 2 स्पीसीज मे और मे तो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया कि कभी भी आइडेंटिकल नीच तो होता ही नहीं है, तो मे वाला वर्ड ही गलत है, ये तो हमेशा नॉट ही रहेगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो एनकाली फर्स्ट एंड 3 ठीक है, सी ऑप्शन। ग्रीक वर्ड ओकोस, ओकोस का वैसे फर्जी फर्जी फालतू के क्वेश्चन है, कोई ना पूछने वाला। ठीक है, ओकोस पोकोस का क्या मतलब होता है, ठीक है, हैबिटेशन होता है, बट ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। ये सिर्फ बनाने के लिए बना दिया, बकवास करने के हिसाब से, और कुछ नहीं। ये बता दिया मैंने, 33% हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी के बारे में दिख रहा है कि प्रोडक्टिविटी को दूसरी चीज में, हालांकि प्रोडक्टिविटी मैंने आपको पहले बता दिया, बट इसको मैंने आपको फिर बोला है कि ये एक बार और अच्छे से हम डील करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, जब हम ओशंस, लेक्स, मैंग्रोव्स, वेटलैंड सब पढ़ लेंगे, तो वहां ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी हमको और समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 22, नेचुरल क्लीनर डिकम्पोजर,
सक्सेशन एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन द कम्युनिटी बदल रही है पूरी पूरी। तो कम्युनिटी कहाँ बदलती है सर? पहले आती है पायनियर, फिर आती है सीरियल, सीरियल के बाद आती है क्लाइमैक्स। तो वो तो होता है हमारा कौन सा? बायोटिक सक्सेशन। ए फूड वेब इज कंसिस्ट ऑफ, देखिए याद रखिए फूड वेब के अंदर प्रोड्यूसर भी होता है, कंज्यूमर भी होता है, डीकंपोजर नहीं होते। मैंने आपको बताया था फूड वेब और फूड चेन का एक ही ड्रॉबैक था कि सेप्टोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स कौन से? डीकंपोजर, ठीक है, डेट्रीवरस, वो रिप्रेजेंट नहीं होते। ये मैं आपको पहले ड्रॉबैक बता चुका हूँ फूड चेन फूड वेब का। तो ये वाला तो गलत हो गया। तो इसका मतलब फूड वेब को आपके फूड वेब ऐसे तो होता है, एक चेन बन गई, ये दूसरी चेन, फिर एक दूसरी चेन, ये फिर आपस में इनको लॉक कर दो ऐसे। तो डिफरेंट चेन को आपस में इंटरलॉक किया जाता है, तो इंटरलॉकिंग फूड चेन। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक का मतलब होता है ए ऑर्गेनिज्म पोजीशन इन द फूड चेन। अब अगर आपने ये बनाया ट्रॉपिकल लेवल 1, ट्रॉपिकल लेवल 2, ट्रॉपिकल लेवल 3, इसका मतलब क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है फूड चेन के अंदर या पिरामिड के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल का मतलब होता है। देन प्राइमरी सक्सेशन किसी रॉक पे कहां से स्टार्ट होता है? लिचिन से। पहले लिचिन आएगा, देन उसके बाद बाकी कम्युनिटी डेवलप होना स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 31, रेन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? कोरल रीफ को, ओशन का रेन फॉरेस्ट। प्रोडक्टिविटी वापस से वही आ गया कि ओशन की प्रोडक्टिविटी लैंड से ज्यादा नहीं। लैंड, ओशन भले ही कितना ही बड़ा हो, लैंड की प्रोडक्टिविटी हमेशा ओशन से ज्यादा रहती है। तो ये वाला गलत है, पहला वाला गलत है। देन क्वेश्चन नंबर 39, द इन्वायरमेंटल विच हैज बीन मॉडिफाइड, ह्यूमन, ह्यूमन बोलो या एंथ्रोपोजेनिक बोलो, ये ह्यूमन का दूसरा मतलब होता है मैन मेड चीजों का, तो इसको बोलता है एंथ्रोपोजेनिक। मैन मेड का मतलब होता है एंथ्रोपोजेनिक, तो ये हो गया। देन चिपको का दूसरा नाम क्या है? एपिको। अमृता देवी किससे जुड़ी हुई है? ट्री, पेड़ों को बचाने के नाम से। ये सब करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन है। देन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? मैंने बता दिया, मेजर ऑफ ह्यूमन इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, सही बात है। मेजर इन अमाउंट ऑफ नेचुरल कैपिटल, मैंने आपको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बताया कि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितना हम ले रहे हैं एनवायरमेंट से, ये भी ठीक है। मेजर इन एरिया ऑफ वाइल्डरनेस एंड रेफर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन पॉपुलेशन फ्रॉम नेचर टू सर्वाइव, बिल्कुल ठीक है, तीनों ठीक है। ऑल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इकोसिस्टम इज अ बायोटिक कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट कंसीडर एज एन इंटीग्रेटेड कम्युनिटी। अभी मैंने डॉट 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 कर रखा, क्यों कर रखा बताता हूं अभी आपको। ऑल द लिविंग बीइंग इन ए गिवन स्पेशल यूनिट आर बायोटिक एलिमेंट। अगर आप इसका सोल्यूशन दो, चलो सोल्यूशन पे छोड़ देते हैं, पहले आप अपने ये बताओ आंसर क्या होना चाहिए, ABCD आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। एक फायदा और है इससे, रिकॉर्डिंग बदल देते हैं। चलिए इसके बाद ये हो गया देन, हाँ यहाँ पे बात करता 44 में। तो देखो 44 क्या बोला जा रहा है? इकोसिस्टम इज ए बायोटिक कम्युनिटी टुगेदर। जब हम टुगेदर बोल रहे हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली इनके बीच का इंटरेक्शन इंक्लूडेड है विद इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको, मैंने पहले भी बताई थी कि जरूरी नहीं है ये लिखा हुआ मिले कि इंटरेक्शन हो रहा है। वो इस तरह से लिख के छोड़ देते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी टुगेदर। तो जब भी बायोटिक कम्युनिटी टुगेदर बोलोगे, इंटरेक्शन इनका इंक्लूडेड है विद इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, तो ठीक है, सही है। ठीक है, तो इसको गलत मत कर देना कि सर इसमें इंटरेक्शन तो है नहीं, हर जगह इंटरेक्शन वर्ड को पकड़ के मत बैठ जाओ कि इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होगा, नहीं। इंटरेक्शन कई बार नहीं लिखा होता, उसको अलग तरीके से पूरे स्टेटमेंट को बोला था, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ऑल द लिविंग बीइंग इन ए गिवन स्पेशल यूनिट आर बायोटिक एलिमेंट, हाँ तो लिविंग चीजें तो बायोटिक ही होती है, तो दोनों ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये मैंने यहाँ डॉट कर रखा इसलिए ताकि आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है। उसके बाद ये सारे तो इसके वाले हैं। ये वाला 56, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, सही बात है। पिरामिड ऑफ नंबर बोथ द ग्रासलैंड फॉरेस्ट आर सिमिलर, गलत बात है। हमने ग्रासलैंड का पिरामिड ऑफ देखा था नंबर। ग्रासलैंड में क्या था कि सबसे पहले प्लांट थे बहुत सारे, प्लांट है ये सब है ना। फिर प्लांट को खाने वाले हार्बीवोरस आ रहे थे, कुछ कम हो रहे थे। हार्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस आ रहे थे, कार्निवोरस के ऊपर ओमनीवोरस आ रहे थे। तो ये तो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम वो था, कैसा था? अपराइट, नॉर्मल जैसा होता है वैसा। लेकिन जब हम फॉरेस्ट पे आए थे, तो फॉरेस्ट हमने क्या देखा था कि सब सबसे पहले तो प्लांट आएगा, ठीक है। अब हो सकता है प्लांट के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हो, डिफरेंट बर्ड्स हो, बर्ड्स को खाने वाले कोई वुल्फ हो, वुल्फ को खाने वाला कोई लॉयन हो, ऐसे मान लेते हैं। तो ये ना तो अपराइट है ना ही ये इन्वर्टेड है। तो फॉरेस्ट के अंदर पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर ना तो इन्वर्टेड होगा ना ही अपराइट होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब बीच में हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है जो लिखा हुआ है पिरामिड ऑफ नंबर फॉर बोथ ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर सिमिलर, गलत बात है। ग्रासलैंड का तो हमेशा अपराइट होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का आपने देखा कि अपराइट हो भी सकता है और नहीं भी होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये फर्स्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीचे, नीचे बारे में बात होगी तो पढ़ लिया क्वेश्चन 57। देन क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब वापस इकोसिस्टम का आ गया। तो इकोसिस्टम में आप फिर इंटरेक्शन ढूंढोगे, फिर मर जाओगे। एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गन इंटरेक्टिंग विद वन अदर, तो आप बोलोगे सर इंटरेक्शन आ गया, हो गया, सही है। अरे भाई एक दूसरे से इंटरेक्ट करिए ना, इन्वायरमेंट का है इसमें, जब तक इन्वायरमेंट नहीं होगा तो बात नहीं होगी। एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर, जैसे टुगेदर आ गया तो इंटरेक्शन इंक्लूडेड है विद द इन्वायरमेंट, यस ये ठीक है, सी ऑप्शन। बताओ आपको दो डाउट, मेन डाउट आ सकते थे, तो नीच के ऊपर, नीच का डाउट मैंने क्लियर कर दिया। एक ये बताइए कि ये इकोसिस्टम का डाउट खत्म हो गया,
कि हर जगह इंटरेक्शन लिखना का मतलब इकोसिस्टम नहीं होता, और इंटरेक्शन अगर नहीं लिखा इसका मतलब ये भी नहीं है कि इकोसिस्टम नहीं होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में इंटरेक्शन लिखा हुआ है बट ये इकोसिस्टम नहीं है, सी ऑप्शन में इंटरेक्शन नहीं लिखा हुआ बट फिर यही मेरा एक्चुअली सही आंसर है, क्योंकि यहाँ जो वर्ड है ना, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर, इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन इंक्लूडेड। बोलिए जल्दी से फटाफट आगे बढ़ गए। 62, ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए रीजन क्या होता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, पत्ते पतझड़ होता है, पत्ते गिरते रहते हैं, और पत्ते गिरते रहते हैं तो नीचे जो डेट्रीवोरस होता है, डेट्रीवोरस फीडर या डिकम्पोजर हो गया, वो एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं सॉइल के अंदर, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, तो रिकॉर्डिंग होना है, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं तो रीजनरेट होना हुआ काफी आसान है। लेकिन जब रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ द वेट एरिया, पानी बहुत ज्यादा होता है, डेट्रीवोरस को या डिकम्पोजर को काम करने के लिए उतना सफिशिएंट टाइम मिलता नहीं, स्पेस मिलता नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज, जो उनका मेन स्टार्टिंग पॉइंट है क्या होता है डेट्रीवोरस के लिए, डेट्रियस, डेट्रियस का मतलब जो पत्ते वगैरह गिरते हैं, पेड़ पौधे जो भी, वो रेन फॉरेस्ट के अंदर कम होता है कंपेयर टू दी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस को इतना समझो, डेसिडियस का मतलब पतझड़, जो पत्ते पत्ते गिरते रहते हैं वही, ठीक है। और रेन फॉरेस्ट का मतलब है जब पानी वानी सही, बारिश वारिश बढ़िया होती रहती है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं आप इनको। तो यही रीजन है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट को रीजनरेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि वहां पर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट उतनी तादाद में मौजूद नहीं होते। और क्यों नहीं होते, क्योंकि डिकम्पोजर को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता, सफिशिएंट स्पेस नहीं मिलता, सफिशिएंट वो नहीं मिलता, क्या सोर्स नहीं मिलता अपना वर्क करने के लिए। तो ये 62 क्वेश्चन का आंसर है। इसमें क्या कर सकते हैं, द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिशन, सही बात है, ए ऑप्शन ठीक है। द सॉइल ऑफ दी, ये ए ऑप्शन, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, डिकम्पोजर डेट्रीवोरस। बोलो। हाँ, ये जो मैंने आपको पीडीएफ लगाई है एक्चुअली मेडीजी की है, अगर आप में से पता ही होगा आप लोगों को मेडीजी क्या है, तो मेडीजी ने एनवायरमेंट की पीडीएफ निकाली ईएससी के लिए, और उन्होंने, जब आप इनके सोल्यूशन देखोगे ना पीछे, तो मेरे को कई बार तो सोल्यूशन देखे इतनी अच्छी, इन्होंने सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस के सोल्यूशन डाले, कुछ चुनिंदा छोटे मोटे क्वेश्चंस, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इन्होंने वैसे स्किप कर दिए, जिनका सोल्यूशन डालना जरूरी नहीं समझे, पता नहीं क्यों। टेंशन हो लो, मैं हमारी क्लास में तो आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, जिस भी क्वेश्चन का आप चाहोगे। 63, 64, 65, ये तो इनमें तो नहीं, अब कहाँ देखो स्टार है कहीं और आगे, ये 76, ये वाला जो क्वेश्चन है इसलिए स्टार बना दिया। इनको आगे हम एक्विटी इकोसिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बार अगर हम ऐसे भी देखना चाहें कि इन केस ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी किसी, ओशन नहीं सर, ओशन की कहाँ से प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उसके अंदर वैसे सेलिंग बॉडी है, तो हर कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ओशंस की उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी, हाँ वेटलैंड की बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, क्यों, क्योंकि सर जो वेटलैंड है, ये जो मैंग्रोव्स है या जो ग्रासलैंड है, ये इकोटोन होता है, और आप जानते हो इकोटोन की प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, तो इकोटोन होने की वजह से। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, तो ये आपको ओशन, लेक, ग्रासलैंड, मैंग्रोव दिख रहा है, तो ये तो क्लियर कट सी बात है कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो वेटलैंड की होती है, वेटलैंड, वेटलैंड के बाद मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स, मैंग्रोव दो, ये जो अपने जो पानी वाला इलाका होता है और लैंड वाला जो इकोटोन होता है वो, तो मैंग्रोव्स तो एक नंबर पे होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं ओशन और ग्रासलैंड पे, तो ओशन तो भूल जाओ, सैलिन बॉडी सबसे लास्ट में जाएगा, तो ग्रासलैंड सेकंड नंबर पर आ जाएगा। लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स भी होती है, तो कई लोग लेक वैसी भी होती है जो मैन मेड होती है, जो हाँ ओवर द ईयर धीरे धीरे उनके अंदर जो एल्गी वगैरह डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो लेक्स में क्योंकि जो पानी है वो कई सारे ऑर्गेनिज्म के लिए सफिशिएंट होता है, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू द ओशन बेटर होती है। ओशन लीस्ट सबसे लास्ट में रहेगा, सेलिन बॉडी होने की वजह से। तो ये मैंने आपको अभी सिर्फ इतना ऊपर ऊपर से बता दिया कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा बहुत आप टिक कर सकते हो, बाकी एग्जैक्टली कैसे करना है ये पता चलेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ने के बाद, क्योंकि पूरी सारी बॉडी एक्वेटिक इकोसिस्टम की तो पार्ट है, चाहे मैंग्रोव्स हो गया, चाहे ग्रासलैंड हो गया, ग्रासलैंड, मैंग्रोव्स, लेक्स और ओशंस। देन क्वेश्चन नंबर 80, consider the following regarding autotrophs. These are the primary producer autotrophs, green plant including certain, हाँ सही बात है, autotrophs ये तो होता है प्लांट वगैरह, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है दोनों ठीक है। ये स्टार वैसे बना दिया होगा मैंने, स्टार की बनाया, इसको हटाओ। 80 का आंसर क्या है, कुछ और तो नहीं इसमें कि मैं मिस कर रहा हूँ, 80 का आंसर है सी, सी सी सी, हाँ ये तो था, कुछ नहीं है इसमें, वो गलती से स्टार बना दिया। 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विद रिगार्डिंग द बायोम्स। अब बायोम्स क्या होती है, देखिए बायोम दो तरह के होते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल बायोम होता है, एक एक्वेटिक बायोम होता है। टेरेस्ट्रियल बायोम जो लैंड वाला पार्ट होता है, एक्वेटिक बायोम जो ओशंस वाला पार्ट होता है, जो रिवर वाला पार्ट होता है, जो मैं बोलूं जो वाटर बॉडीज होती है उनको। तो यहाँ लिखा हुआ है बायोम के बारे में, द टेरेस्ट्रियल पोर्शन ऑफ द बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू बायोम, हाँ सही है, ये ऑप्शन ठीक हो गया। देख बाकी तो गलत है ना, बायोम स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल होम, गलत बात है,
बायोम इज जस्ट फॉर पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, गलत बात है। बायोम इज जस्ट ए कम्युनिटी, गलत है। बायोम का मतलब क्या है? टेरेस्ट्रियल पोर्शन या एक्वाटिक पोर्शन। तो इसने खाली टेरेस्ट्रियल के बारे में बात करी है, और उस टेरेस्ट्रियल पोर्शन को भी डिफरेंट बायोम में डिवाइड किया हुआ है। टुंड्रा बायोम, ठीक है, टेम्परेट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, इस तरह के अलग अलग, रेन फॉरेस्ट वगैरह। तो ये वाला ठीक है। बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। देन इसमें कोई और क्वेश्चन है? अच्छा, इस तरह वाला, बस यही है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट अपने एंड में, तो वो बताओ। मैंने मेरे एंड पे जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने डिस्कशन कर लिए इस टेस्ट से जुड़े हुए, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप से मिल जाएगी आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ, टेस्ट पेपर और कंटेंट दोनों एक साथ। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो वो पूछो। क्वेश्चन नंबर 80 बताना गरिमा, 1 मिनट को। 80 में देखो ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो ग्रीन प्लांट में सर्टेन बैक्टीरिया एल्गी भी आते हैं जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। सारे बैक्टीरिया नहीं होते, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो प्रोड्यूसर का काम भी करते हैं। अब इसके लिए आप गूगल कर लेना कौन से होते हैं एग्जैक्ट नाम वगैरह, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया में, सारे बैक्टीरिया को इससे इंक्लूड नहीं किया, कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी जो एज अ ऑटोट्रॉफ्स काम करते हैं। इस तरह का कि दीज आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर। अगर आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ्स एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, हाँ, प्राइमरी प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, सही बात है। अब उसके अंदर जो एग्जाम्पल लिखे हो तो उनकी टेंशन मत लिया करो, 99% एग्जाम्पल ठीक होते हैं। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का अगर पहला स्टेटमेंट ठीक है और उससे मैच कर रहा है, तो आगे दिए गए एग्जाम्पल, आगे दिए गए स्टेटमेंट भी ठीक होता है। ये ट्रिक है, यूपीएससी के किसी क्वेश्चन उठा के देख लो, 99% ये ट्रिक हमारी वैलिड होती है हर जगह। आप ट्राई कर लेना आगे कभी आने वाले टाइम में भी।